हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एमकॉम इग्नू का सब्जेक्ट MCU 1। ये इसका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। सब्जेक्ट का नाम है संगठन सिद्धांत और व्यवहार और चैप्टर का नाम है संगठन का परिचय। इसके 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज ये 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है प्रबंधकों के विभिन्न कार्यों और भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। संगठन की कार्यकुशलता को बढ़ाने में इनका क्या उपयोग है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं संगठन में, वो बतानी है। उसके बाद संगठन की कार्यकुशलता एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इनका क्या उपयोग है, ये बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर। प्रबंधकों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो नियोजन मतलब प्लानिंग करनी पड़ती है कि नियोजन कार्य साध्य को परिभाषित करते हैं कि भाई हमने क्या काम करना है और इनकी प्राप्ति हेतु समुचित साधनों को निर्धारित करते हैं कि हम सबसे पहले कि हमें क्या काम करना है उसकी प्लानिंग की जाती है और उसके लिए कि भाई जो हम जिस काम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उसकी प्राप्ति हेतु जो भी साधन होते हैं उसको निर्धारित करते हैं। नियोजन प्रक्रिया से प्रबंधक भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान लगा लेते हैं। तो जितनी प्लानिंग होती है उस हिसाब से जो मैनेजर्स हैं उन्हें पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या वो फोरकास्ट कर सकते हैं कि क्या उनको बेनिफिट हो सकता है और उनके संबंध में वैकल्पिक उपायों का भी पता लगा लिया जाता है कि उसके भी ऑल्टरनेटिव उपाय क्या हैं, उनका भी वो पता लगा लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रबंधकों का काम है वो है नियोजन करना। उसके बाद आता है संगठन। तो संगठन का मतलब क्या होता है कि वो हमने पढ़ा था कि अगर पर्टिकुलर किसी कामों के लिए कुछ लोगों को कुछ कामों के लिए पर्टिकुलर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोई समूह बनाया जाता है, उसे संगठन कहते हैं। तो संगठन जॉब्स का ढांचा और उसका आवंटन निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है कि जॉब का ढांचा किस तरह से होगा और उसका किस तरह से अलॉटमेंट किया जाएगा। संगठन कार्यों के अंतर्गत नियोजन के आवश्यक क्रियाओं को कार्यों और प्राधिकार में रूपांतरित करने वाले प्रबंधकीय कार्य आते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन जब हम पेपर में लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा इसी टाइप की लैंग्वेज लिखनी होती है, इसलिए हम बुक से पढ़ें। तो जो संगठन के ऑर्गेनाइजेशन के जो कार्य होते हैं उसके अंतर्गत क्या आता है, नियोजन की आवश्यक क्रियाएं कि प्लानिंग की आवश्यक एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनके कार्यों को और प्राधिकार की उनके क्या राइट्स होंगे उसमें रूपांतरित किया जाता है, उनमें उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब रूपांतरित करना यानी कि उसके अंदर उस मेथड को यूज़ करना, उसके प्रबंध के कार्य आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी संगठन के कार्य हैं उसमें प्लानिंग से कनेक्टेड जो भी आवश्यक क्रियाएं हैं, जो उनको कार्यों और अधिकारों में रूपांतरित करने वाले सारे मैनेजमेंट वर्क आते हैं, प्रबंधकीय कार्य आते हैं। संगठन कार्यों में निम्नलिखित मेन 4 कार्य हैं। नंबर 1, संगठन के प्रत्येक जॉब के स्वरूप और विषय वस्तु का निर्धारण करना कि प्रत्येक जॉब के स्वरूप को कि उसका स्वरूप कैसा होगा, मतलब जो भी संगठन में जॉब दी जा रही है उसका स्वरूप कैसा होगा और उसकी विषय वस्तु क्या होगी, इस बात का निर्धारण करना। दूसरा, जॉब को समूह में बांधने के लिए आधार निर्धारित करना कि जो भी समूह हैं, जॉबों के समूह हैं, जो भी जॉब हैं उनको बांधने के लिए क्या बेस होना चाहिए। और तीसरा है समूह के आकार के संबंध में निर्णय लेना कि समूह का आकार, ग्रुप का जो आकार होगा, जो भी एक चीज़ों से रिलेटेड जॉब्स हैं उनका साइज़ कितना बड़ा होगा उसके संबंध में निर्णय लेना। और सौंपे हुए प्रबंधक को अधिकतर प्रत्योजित करना, यानी कि ये काम जो भी मैनेजर करेगा तो वो हो गया सौंपा हुआ प्रबंधक, उन प्रबंधकों को इस कार्य के लिए जो भी अधिकार हैं वो देना। तीसरा कार्य होता है कर्मचारी नियुक्ति कि जब हमें पता चल गया, प्लानिंग कर ली, ठीक है, फिर हमने जॉब्स निर्धारित कर ली, अब जॉब निर्धारित हो गई हैं, अब कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी, उनका एनरोल करना होगा उनको, ठीक है, रिक्रूटमेंट देनी होगी। तो यह प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थों का चयन करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, पदोन्नति करना और सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया है कि जो भी उनके अधीनस्थ काम करेंगे, जो भी लोग उनके अंडर में काम करेंगे उनको उनका चयन करना कि वो चूज़ करेंगे कि भाई किन लोगों को नौकरी देनी है। और फिर जब नौकरी मिल जाती है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रमोशन दी जाती है और जब उनकी एज हो जाती है तो उनको रिटायर किया जाता है। तो इन सब से कनेक्टेड ये कार्य करते हैं। कर्मचारी नियुक्ति प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले समस्त मानव संसाधन नियोजन क्रियाओं से जुड़ी होती है। तो कर्मचारी नियुक्ति की कर्मचारियों को काम देना है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें रिक्रूटमेंट करना है। तो रिक्रूट करने के लिए प्रबंधकों को दिए जाने वाले समस्त मानव संसाधन नियोजन से जुड़ी ये क्रियाएं होती हैं।
फिर है निर्देशन यानी कि डायरेक्शन। सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधीनस्थों के वास्तविक कार्यकलापों का मार्गदर्शन ही निर्देशन करना होता है कि सामान्य लक्ष्य है, क्योंकि हमें पता है संगठन का कोई लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्ति के लिए जो भी अधीनस्थ है ना, जो भी मैनेजर के अंडर में काम करते हैं, उनके वास्तविक कार्यकलाप की उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ किए हैं, क्या कार्य किए हैं, उनका मार्गदर्शन करना कि किस तरह से आपको ये कार्य करना है, उनको मार्गदर्शन करना, उनको बताना, यही निर्देशन होता है, यही डायरेक्शन होती है। फिर है संप्रेषण, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए अन्य व्यक्तियों को विचारों का संप्रेषण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हमें जिस लक्ष्य के लिए हम संगठन बनाते हैं उसमें वांछित परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट हमें मिले, तो अन्य व्यक्तियों के साथ विचारों का संप्रेषण यानी कि आदान प्रदान किया जाता है विचारों का, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर है निर्णय करना यानी कि डिसीजन मेकिंग, कि वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए विकल्पों से कार्य विधि का सुविचारित चयन निर्णय में आता है, कि जो हमारे पास कई ऑल्टरनेट्स होते हैं, कई विकल्प होते हैं, तो हमें कौन सा विकल्प लेना पड़ेगा, उसका चयन करना, उसे चूज़ करना ही निर्णय में आता है कि हमने डिसीजन किस तरह से लेना है, क्या लेना है। फिर है नियंत्रण मतलब कंट्रोल, यह वर्तमान कार्य निष्पादन की माप करने वाले और पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर उसका मार्ग निर्देशित करने की प्रक्रिया होती है, कि जो वर्तमान कार्य है वो किस हिसाब से चल रहा है, तो वर्तमान कार्य का निष्पादन की माप करना कि भाई हमने कितना काम को चुप हो जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। तो इसमें पहला रिलेशन है संगठन मानव संगठन है, ठीक है। तो चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, ये मानव द्वारा ही संगठित किया जाता है, क्योंकि ये मनुष्य ही कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं कर सकते। अनौपचारिक संगठनों का औपचारिक संगठनों के सदस्यों का पर प्रभाव गंभीर होता है, ठीक है। अनौपचारिक संगठनों का जो भी हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका औपचारिक संगठनों के सदस्यों पर प्रभाव गंभीर होता है। इससे औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों के मध्य निरंतर पारस्परिक क्रिया होती रहती है। चेस्टर आई बर्नार्ड का मत है कि औपचारिक संगठन संप्रेषण के माध्यम के रूप में और अनौपचारिक संगठनों के प्रभुत्व से व्यक्तियों की रक्षा हेतु अनौपचारिक संगठनों का सृजन करता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो औपचारिक संगठन है वो संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम से और औपचारिक संगठनों के प्रभुत्व से व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए अनौपचारिक संगठनों का सृजन करता है, क्योंकि औपचारिक संगठनों में से ही औपचारिक संगठनों से ही अनौपचारिक संगठनों का संरचना होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है, आपस में संप्रेषण करते हैं, तो उसी में से अनौपचारिक संगठन का भी सृजन हो सकता है। परिणामतः अनौपचारिक संगठनों में अनेक तत्वों की औपचारिक बनने की प्रवृत्ति होती है। तो इसी तरह जब औपचारिक से अनौपचारिक संगठनों का सृजन होगा, तो अनौपचारिक संगठनों से जब वही संगठन होते हैं तो वो औपचारिक बनने की प्रवृत्ति भी होती है, क्योंकि जैसे जैसे अनौपचारिक संगठन का विस्तार होता रहेगा, थोड़ा विकास होता रहेगा, बड़े लेवल पर बन जाएंगे। मान लो 5 लोगों ने मिलकर कोई संगठन खोला, ठीक है। अब ये है कि इसमें धीरे धीरे उन्होंने और बड़ा किया, तो ये जब बड़ा होता चला जाएगा तो क्या होगा, इसमें और लेवल भी आ जाएंगे, ठीक है, और लेवल भी आ जाएंगे, और उससे क्या होगा, एक सिस्टमेटिकली उसको काम करना पड़ेगा, जिससे ये औपचारिक संगठन स्थापित हो सकता है। तो औपचारिक से अनौपचारिक बना, अनौपचारिक से औपचारिक बना। बर्नार्ड के अनुसार दोनों एक ही घटना में आश्रित पक्ष हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें औपचारिक संगठन द्वारा समाज संरचित किया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि औपचारिक संगठन द्वारा ही समाज संरचित किया जाता है, कि अनौपचारिक संगठन है उसी से अनौपचारिक बनेगा, तो इससे समाज संरचित हो जाता है। अनौपचारिक संगठन द्वारा औपचारिक संगठन सक्रिय और अनुकूल किए जाते हैं। तो इसी तरह भी हमने फिर से ये पढ़ा है कि अनौपचारिक संगठन से ही धीरे धीरे जब उनका बड़ा रूप हो जाता है तो औपचारिक संगठन सक्रिय और अनुकूलित हो जाते हैं। आधार रेखा मतलब बॉटम लाइन,
यह है कि एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता तथा एक संगठन के विफल होने पर दूसरा अवश्य विखंडित होगा। तो औपचारिक से अनौपचारिक बनता है, अनौपचारिक से औपचारिक बनता है। तो अगर एक संगठन विफल हो गया, सक्सेस नहीं हुआ, तो दूसरा भी विखंडित जरूर होगा, वो भी सक्सेस नहीं हो पाएगा या खंडित हो जाएगा। एल.डी. वाइट के अनुसार अनौपचारिक और औपचारिक संगठन प्राय साथ साथ होते हैं या फिर काफ़ी पृथक हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि साथ साथ ही हो रहे हों या फिर काफ़ी अलग भी हो सकते हैं। अनौपचारिक संगठन अधिक सबटल होते हैं, दूरहू होते हैं, वे निम्नलिखित को प्रतिबंधित करते हैं। तो अनौपचारिक संगठन है वो थोड़े से दो तरीके से चलते हैं। पहले बात है कि कार्य संबंध से बाहर सामाजिक और आर्थिक हैसियत भी देखी जाती है। दूसरा है प्रजाति या भाषा का अंतर, ठीक है, अलग अलग जाति के लोग हो सकते हैं, भाषा का अंतर हो सकता है, और शिक्षा और व्यक्तिगत पसंद और नापसंद अलग अलग हो सकती है इन अनौपचारिक संगठनों में, ठीक है। अब मान लो 5 लोग हैं, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ठीक है, और कोई कम हो, या फिर हो सकता है कि किसी की व्यक्तिगत पसंद कुछ और है, किसी की नापसंद है, किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ पसंद है तो दूसरे को नापसंद है। वो अलग अलग जाति के हो सकते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो ये सब इनमें सामाजिक और आर्थिक हैसियत भी अलग अलग हो सकती है। इनका औपचारिक संगठन पर शक्तिशाली प्रभाव है तथा संघर्ष के मामले में ये प्रबल हो सकता है, ठीक है। तो औपचारिक संगठन पर इनका काफ़ी प्रभाव होता है, और अगर स्ट्रगल की बात होती है थोड़ा प्रबल हो सकता है। इस प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही संगठन एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि औपचारिक से अनौपचारिक बनता है और अनौपचारिक से औपचारिक बनता है, मतलब फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर संगठन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो सकती है। तो आज ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। इनमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मैंने एनालाइज़ किया है फर्स्ट चैप्टर में से ये यूनिट 1 है और इसमें 4 चैप्टर हैं आई थिंक, वेट मिनट, हाँ, इसमें 3 चैप्टर्स हैं यूनिट 1 में। तो इसमें हर बार तो नहीं क्वेश्चन आया हुआ, जैसे कि मेरे पास जो ये हैं 2004 से लेकर हैं 2019 तक के क्वेश्चंस। तो उसमें मैंने देखा कि पहले नहीं आया हुआ था, 2011 में भी नहीं था, 2012 में आया हुआ है जून में, फिर दिसंबर 2017 में आया है, फिर जून में 2018 में आया हुआ है, और 2019 दिसंबर में आया हुआ है, ठीक है। तो एक आध साल छोड़ के आ रहे हैं, 17, 18, 19 में लगातार आया है, कभी दिसंबर में तो कभी जून में, ठीक है। तो अब आपका पेपर होगा मान लो जून 2023 में, तो इसमें ये इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। तो 4 बार ये इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है, 2012, 2017, 2018, 2019। तो हो सकता है कि 2023 में ये आ जाए। अब ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, अगला चैप्टर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।